इसके पहले कि डिस्कशन और आगे बढ़े, आप लोगों के लिए छोटी सी सूचना है। जो यूपी पीसीएस प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज का हमारा पीडीएफ पेड ग्रुप चल रहा है, उसकी फ़ीस जो है होली तक के लिए सिर्फ और सिर्फ 300 रुपये की गई है, जो कि फ़िलहाल 500 रुपये थी। ठीक है। और साथ ही साथ इसमें जो है हम 50 से ज़्यादा टेस्ट सीरीज आप लोगों को प्रोवाइड कर रहे हैं। इस टेस्ट सीरीज़ को या इस पेड ग्रुप को ज्वाइन करने के लिए आप हमारे व्हाट्सएप नंबर 9044883929 पर हाय या हेलो लिख करके आगे की सारी जानकारी ले सकते हैं। देखिए, पेड ग्रुप के मेंबर बनने का या पेड ग्रुप को ज्वाइन करने का आप लोगों को सबसे बड़ा जो फ़ायदा होगा वह यह होगा कि आपके पास किसी भी टेस्ट की पहले से पीडीएफ होगी, जिसमें से आप लोग 70 से 75 प्रश्न पढ़ लेंगे, और जब डिस्कशन होगा तो आप उन चीज़ों को आसानी से समझ और कर सकते हैं। तो काफ़ी सारे फ़ायदे होते हैं पेड ग्रुप के मेंबर बनने के, आप लोगों को भी पता है। फिलहाल चलिए टेस्ट सीरीज अपने डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल केवल एकेडमी पर। देखिए, हमारा ये यूपी पीसीएस के प्रीलिम्स के टेस्ट सीरीज़ का डिस्कशन चल रहा था, जहाँ पर आज हम शुरुआत करेंगे टेस्ट नंबर 6 की। अब तक हमने 5 टेस्ट सीरीज जो है वह पूरी तरीके से कंप्लीट कर लिया है। टेस्ट नंबर 6 में हमारी बात होगी भारतीय इतिहास, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन और करंट अफेयर्स के बारे में। तो चलिए जल्दी से शुरुआत कर लेते हैं। देखिए, इसकी पीडीएफ जो है वह ऑलरेडी जो पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको पहले ही प्रोवाइड कर दी गई है, और साथ ही साथ कल जो है जो भी लोग पेड ग्रुप के मेंबर हैं उनको टेस्ट नंबर 7 की पीडीएफ विद आंसर की दे दी गई है। और इसके अलावा हिंदी में एडिटोरियल का डिस्कशन दिया गया है जनवरी से लेकर के फरवरी तक का, और साथ ही साथ मासिक करंट क्विज को दिया गया है। तो जिन लोगों को यह चीज़ें अभी नहीं मिली हैं वे दोबारा से मैसेज डाल देंगे, उनको फिर से यह सारी चीज़ें भेज दी जाएंगी। तो चलिए फ़िलहाल शुरू कर लेते हैं, जहाँ पर बात की गई है हमारे पहले प्रश्न में कि निम्नलिखित में से कौन कुतुब उपनाम से का फारसी में कविताएँ लिखता था। ए सिकंदर लोदी, बी जैनुल आबिदीन, सी हुसैन शाह सरकी, या फिर डी महमूद खिलजी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, यह कश्मीर का शासक था जैनुल आबिदीन, जिसका एक उपनाम है बड शाह। उम्मीद है आप लोग बड शाह से भली भांति परिचित होंगे। बड शाह या बोड शाह के नाम से जैनुल आबिदीन को जाना जाता था। यह विभिन्न भाषाओं का विद्वान था, जिसमें उर्दू, अरबी, फारसी, संस्कृत आदि भाषाएं थी, और इसके द्वारा जो है कुतुब उपनाम से फारसी भाषा में कविताएं भी लिखी जाती थी। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस कश्मीरी शासक ने सती प्रथा पर रोक लगाई। ए शिहाबुद्दीन, बी सिकंदर, सी सुहादेव, या फिर डी जैनुल आबिदीन। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। देखिए, कश्मीर के सिकंदर नामक एक शासक ने जो है वहाँ पर सती प्रथा पर रोक लगा दी थी, लेकिन बाद में आगे चल कर के सिकंदर के पुत्र बड शाह या फिर जैनुल आबिदीन ने हिंदू भावनाओं का सम्मान करते हुए दोबारा से कश्मीर में सती प्रथा को प्रारंभ कर दिया था। ठीक है, नेक्स्ट दोबारा से प्रारंभ कर दिया, यानी कि प्रतिबंध जो थे उन्हें हटा लिया। नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि बलबन के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है। पहला, उसने सिजदा और पैबोस की शुरुआत की, जिसके अंतर्गत लोग उसके सामने बैठकर सिर झुकाते थे। दूसरा, उसने भारत में नवरोज त्यौहार की शुरुआत की। तीसरा, दीवान ए विजारत वित्त विभाग से संबंधित था। कूट है आपके सामने। ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2, या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर, बताइए कौन सा। इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी 3 के तीनों कथन जो है वह सही है। थोड़ा यहाँ पे नहीं चल रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी सही है। सभी के सभी यानी कि 3 के तीनों कथन जो है वे सही हैं बलबन के संदर्भ में। देखिए, बलबन के द्वारा जो है सिजदा और पैबोस प्रथा की शुरुआत की गई थी, जिसमें सिजदा के अंतर्गत जो है राजा के हाथों को चूमा जाता था, और पैबोस में राजा को दंडवत जो है वह प्रणाम किया जाता था। ठीक है, फिलहाल नेक्स्ट, भारत में इसके द्वारा जो ईरानी प्रतीक थे उनकी शुरुआत की गई। यह सिजदा और पैबोस भी जो है वह ईरानी परंपरा के प्रतीक थे। ठीक है, तो ईरानी प्रतीक के जो त्यौहार थे नवरोज, इनकी भी शुरुआत भारत में इसके द्वारा की गई थी, और साथ ही साथ इसके द्वारा दीवान ए विजारत नामक एक वित्त विभाग की भी स्थापना की गई थी। देखिए, इसने जो है यानी कि बलबन ने जो है
राजत्व में दैवीय सिद्धांतों का काफ़ी ज़्यादा यह प्रबल समर्थक था। ठीक है, दैवीय सिद्धांतों का प्रबल समर्थक था। इसका अर्थ यह होता है कि यह इसका मानना था कि जो राजा है वह या फिर उसकी शक्तियाँ जो है जनता या उसके मंत्रियों के द्वारा उसको नहीं मिलती, बल्कि उसे यह अधिकार देवताओं द्वारा प्रदान किया गया है। या फिर आप यूँ कह सकते हैं कि वह धरती पर देवताओं का प्रतिनिधित्व करता है। कौन? राजा। ठीक है, तो सत्ता या सिंहासन में राजत्व के सिद्धांत का इसके द्वारा समर्थन किया गया था। ठीक है, इसने स्वयं को शाही वंशज होने का दावा किया था, जबकि वास्तविकता यह थी कि इसको जो है मंगोलों द्वारा बचपन में ही पकड़ करके गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। यह जो है एक इल्बरी तुर्क था। ठीक है, अगर इसके धर्म या संप्रदाय की बात करें बलबन की, तो यह जो है वह एक इल्बरी तुर्क था और इसको बचपन में ही मंगोलों द्वारा पकड़ करके गुलाम के रूप में बेच दिया गया था। आगे चल करके जब सल्तनत काल में रजिया सुल्तान जो है वह सुल्तान बनती है, तब उसको सिंहासन के अपदस्थ करने वाले लोगों के समूह में यह भी शामिल रहता है और इसके द्वारा जो है नासिरुद्दीन महमूद को गद्दी में बैठाने का काफ़ी ज़्यादा सहयोग, या फिर यूँ कह सकते हैं नासिरुद्दीन महमूद को जो है इसने जो है गद्दी पर बैठाने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा की थी। आगे चल कर के यह दिल्ली सिंहासन का प्रबल दावेदार बन गया था और दिल्ली सल्तनत का अगला सुल्तान बन गया था। ठीक है, तो फिलहाल यहाँ पे टेस्ट सीरीज है। आगे बात करते हैं अन्य चीज़ों के बारे में। यहाँ पूछा जा रहा है कि अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? पहला, उसने सीरी को अपनी राजधानी बनाया। दूसरा, उसने राजस्व बकाये के लिए दीवान ए मुश्तक राज विभाग की स्थापना की। तीसरा, उसने दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना की। आपको बताना है ए केवल 2, बी केवल 3, सी 1 और 3 या फिर डी कि 1 और 2। कौन सा कथन जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में सही नहीं है? चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना जो है यह की गई थी बलबन के द्वारा। ठीक है, और इसका जो प्रमुख था उसको कहा जाता था आरिज ए मुमालिक। आरिज ए मुमालिक बोला जाता था दीवान ए अर्ज के प्रधान को। ठीक है, और यह जो दीवान ए अर्ज विभाग था यह एक सैन्य विभाग था। ठीक है, ध्यान रखिएगा, दीवान ए अर्ज विभाग की स्थापना बलबन के द्वारा की गई थी, जो कि एक सैन्य विभाग था, और इसके प्रधान को आरिज ए मुमालिक कहा जाता था। बाकी अन्य दोनों कथन जो है वह अलाउद्दीन खिलजी के संदर्भ में बिल्कुल सही है। नेक्स्ट, निम्नलिखित सुल्तानों में से किसने अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़ने से मना कर दिया? ए अलाउद्दीन खिलजी, बी मोहम्मद बिन तुगलक, सी सिकंदर लोदी या फिर डी इब्राहिम लोदी। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। मोहम्मद बिन तुगलक के द्वारा जो है अपने शासन के प्रारंभिक वर्षों में खलीफा के नाम पर खुतबा पढ़वाने से मना कर दिया गया था। बात करें थोड़ा बहुत मोहम्मद बिन तुगलक के बारे में, तो देखिए मोहम्मद बिन तुगलक का जो वास्तविक नाम था वह था जौना खां। ठीक है, जब इसको राजकुमार बनाया गया था या फिर इसको जब शासन का उत्तराधिकारी बनाया गया था, तब इसको जो है उलूग खां की पदवी प्रदान की गई थी, या उपाधि कह दीजिए, उलूग खां की उपाधि प्रदान की गई थी। ठीक है, वास्तविक नाम इसका जौना खां था। यह गयासुद्दीन तुगलक का पुत्र था और जब इसने राजकुमार या फिर युवराज की उपाधि धारण की थी, तब इसको जो है युवराज की उपाधि के साथ साथ उलूग खां का उपनाम भी प्रदान किया गया था। ठीक है, आगे चल करके यह मोहम्मद बिन तुगलक के नाम पर सिंहासन बैठता है। इसके द्वारा जो है सल्तनत काल में जो है सांकेतिक मुद्राओं का प्रचलन किया गया था, हालांकि वह फेल हो गया था। इसने अपनी राजधानी को दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित कर दी थी, हालांकि यह भी वापस इसको लेना पड़ा था अपना आदेश, और साथ ही साथ जो है इसने और भी कई प्रकार के परिवर्तन किए थे। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसने माउंट आबू के समीप मोहम्मद गौरी को हराया था? ए भीमदेव सोलंकी द्वितीय, बी विजयादेव, सी भीमदेव सोलंकी प्रथम या फिर डी इनमें से कोई नहीं। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए।
ठीक है, भीमदेव सोलंकी द्वितीय। देखिए एक चीज़ आपको बताऊं यहाँ पर ऊपर वाले प्रश्न के बारे में, कुछ लोगों को लगेगा कि थोड़ी बहुत चीज़ें गलत हैं। देखिए जो अलाउद्दीन खिलजी था इसने देवगिरी को अपनी राजधानी बनाया था, ठीक है, और देवगिरी का नाम इसके द्वारा बदल करके दौलताबाद रख दिया गया था, ठीक है। किसको राजधानी बनाया था? देवगिरी को। और बाद में देवगिरी को राजधानी बनाते ही इसने देवगिरी का नाम परिवर्तित करके दौलताबाद कर दिया था, ठीक है। तो दोनों ही कथन, जो दोनों ही चीज ऑप्शन अगर आ जाते हैं प्रश्न में, विकल्प आ जाते हैं, तो आप जाइएगा दौलताबाद के साथ। लेकिन अगर प्रथम दृष्टया दोनों में से कोई एक रहे तो आप उसके साथ जा सकते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न के सही आंसर के बारे में। देखिए मोहम्मद गौरी की जो भारत में पहली पराजय थी वह थी 1178 में चालुक्य शासक भीमदेव सोलंकी के द्वारा, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि महामंडलेश्वर पद का सृजन किसने किया था? ए सदाशिव राय, बी अच्युत देव राय, सी राम राय या फिर डी बुक्का। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। विजयनगर के शासक अच्युत देव राय के द्वारा महामंडलेश्वर के पद का सृजन किया गया था। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक वर्ष वास्को डी गामा ने भारत की दोबारा यात्रा की? ए 1498 ईस्वी, बी 1500 ईस्वी, सी 1502 ईस्वी या फिर डी 1504 ईस्वी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। वास्को डिगामा के द्वारा भारत की दूसरी बार यात्रा की गई थी वर्ष 1502 में, और पहली बार वास्को डिगामा भारत आया था 1498 में। 1498 में यह जब पहली बार भारत आया था तो यह आया था भारत के कालीकट बंदरगाह पर, और जहां पर इसका वहां के हिंदू शासक जमोरिन द्वारा जो है स्वागत सत्कार किया गया था। दोबारा से यह आया 1502 में, और आगे चल करके 1503 में भारत में सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री लगाई गई थी, ठीक है। भारत में सबसे पहले पुर्तगाली फैक्ट्री 1503 में कोचीन में लगाई गई थी, ठीक है। वर्तमान में वह कोच्चि ही हो गया। नेक्स्ट, दो सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ देश हैं और दूसरी तरफ उनके समुद्री मार्गों के खोजकर्ता हैं। आपको इनको सुमेलित करके बताना है कि कौन सा ऑप्शन जो है वह सही है। पहला है ए ऑस्ट्रेलिया जेम्स कुक, बी भारत वास्को डिगामा, सी न्यूजीलैंड तस्मान या फिर डी अमेरिका कोलंबस। कूट है आपके पास ए 1 2 3 4, बी 2 1 3 4, सी 1 3 2 4, डी 1 3 4 2। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी जेम्स कुक ने, भारत के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी वास्को डिगामा ने, न्यूजीलैंड के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी तस्मान ने, और अमेरिका के लिए नए समुद्री मार्ग की खोज की थी कोलंबस ने। एक चीज़ बताऊं, वास्तव में यह सब खोजने तो निकले थे हमारे ही देश यानी कि भारत को, ठीक है। चलिए लेकिन सब इधर उधर भटक गए। नेक्स्ट, एक तरफ तो सल्तनतकालीन कर है और दूसरी तरफ उन करों के बारे में बताया गया है। आपको बताना है कि कौन सा जो युग्म है वह सही सुमेलित है। तो चलिए देखते हैं। पहला जजिया, गैर मुस्लिमों से लिया जाने वाला कर। दूसरा जकात, मुस्लिमों से लिया जाने वाला धार्मिक कर। तीसरा खुम्स, युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन। कूट है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। सभी तीन के तीनों वह सही सुमेलित हैं। जजिया जो है वह गैर मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का कर था, धार्मिक कर था। जकात जो है यह मुसलमानों से लिया जाने वाला एक प्रकार का धार्मिक कर था, और युद्ध में लूटपाट से प्राप्त धन को सल्तनत काल में खुम्स कहा जाता था, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। पूछा जा रहा है कि मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में इब्न बतूता ने दिल्ली की यात्रा की। इसने अपना यात्रा वृत्तांत किताब उल रेहला में दिया। यह यात्रा वृत्तांत किस भाषा में लिखा गया है? ए फारसी, बी अरबी, सी उर्दू या फिर डी तुर्की।
चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, किताब उल रहला को जो है यह अरबी भाषा में लिखा गया था इब्न बतूता के द्वारा। इब्न बतूता एक मोरक्कन यात्री था, ठीक है, या फिर मोरक्को का यात्री था, ऐसे जान लीजिए। इब्न बतूता जो है वह मोरक्को या फिर मोरक्कन का यात्री था, मोरक्कन यात्री था। और इसने जो है यह जो है मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में दिल्ली की यात्रा पर आया था और अपनी यात्रा वृत्तांत को इसने अरबी भाषा में किताब उल रहला नामक पुस्तक में लिखा है। ठीक है, एक अन्य पुस्तक चर्चा में रहती है मोहम्मद बिन तुगलक के समय में, जिसका नाम है तारीख ए फिरोज शाही। इसके लेखक का नाम आप लोग ज़रा कमेंट करके बताइएगा तो। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पर पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, 1856 ईस्वी में बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत में सर्वप्रथम रेल यात्रा का प्रारंभ मद्रास रेलवे द्वारा किया गया। दूसरा, रेलों के निर्माण और विकास के लिए निजी कंपनियों को मुफ्त भूमि दी गई और उनके द्वारा लगाई गई पूंजी पर 5% ब्याज दिया गया। तीसरा, लॉर्ड डलहौजी के कार्यकाल में भारत में रेलवे, विद्युत तार, डाक सुधार एवं चार्ल्स वुड का डिस्पैच लागू हुआ। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन से कथन जो है वे सही हैं। ऑप्शन है ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1 और 2 या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए कथनों को एक बार फिर से देख लीजिए। ठीक है, फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, दूसरा और तीसरा कथन जो है वह सही है, पहला कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि भारत में जो पहली रेल चलाई गई थी वह चलाई गई थी ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा, और यह ट्रेन चलाई गई थी बम्बई के बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य, लेकिन वर्ष जो था वह था भिन्न 1853। ठीक है, 1853 में बॉम्बे या फिर बम्बई स्थित बोरीबंदर स्टेशन से ठाणे के मध्य भारत की पहली ट्रेन ग्रेट इंडियन पेनिनसुला रेलवे के द्वारा चलाई गई थी। और 1853 में ही रेलवे के निर्माण के लिए विभिन्न टेंडर निकले और उन टेंडरों को और उन टेंडरों के लिए या फिर उनमें जो है निवेश करने के लिए जो विदेशी कंपनियां थी, सही से देखा जाए तो वे सभी कंपनियां जो थी सभी के सभी जो है वह लंदन की थी और उनको जो है अच्छा खासा रिटर्न भी दिया गया उनके धन के बदले। ठीक है, उनको जो है मुफ्त भूमि प्रदान की गई ताकि वह जो है रेलवे के पटरियों को बिछा सके, स्टेशन का विकास कर सके। और इसके अलावा इन सभी में जो उनके द्वारा निवेश या फिर जो पूंजी लगाई गई थी उस पर उस समय भी 5% की दर से ब्याज दिया गया था। ठीक है, और सबसे अंत में लॉर्ड डलहौजी के शासनकाल में ही जो है रेलवे का सुधार किया गया। 1853 में विद्युत और डाक सुधार किए गए और इसके अलावा 1854 में चार्ल्स वुड का डिस्पैच भी लागू हो गया था, जिसे भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहते हैं। नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न में से किसे अंग्रेजी का प्रथम दैनिक समाचार होने का गौरव प्राप्त है। ए इंडियन मिरर, बी बॉम्बे क्रॉनिकल, सी लीडर या फिर डी सर्च लाइट। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, ब्रह्म समाज का मुखपत्र है यह इंडियन मिरर। ठीक है, ब्रह्म मुखपत्र यानी कि ब्रह्म समाज से संबंधित सभी तथ्यों को इसमें प्रकाशित किया जाता था। ठीक है, इसका प्रकाशन और संपादन जो है वर्ष 1861 में देवेंद्र नाथ टैगोर, मैं DN टैगोर लिख दे रहा हूँ, देवेंद्र नाथ टैगोर और साथ ही साथ मनमोहन घोष के द्वारा मिल करके किया गया था। ठीक है, किसके द्वारा? देवेंद्र नाथ टैगोर और मनमोहन घोष ने इसका संपादन और प्रकाशन वर्ष 1861 में किया था इंडियन मिरर का, और इसे भारत का प्रथम अंग्रेजी समाचार पत्र होने का गौरव प्राप्त है। नेक्स्ट, कांग्रेस के एक अधिवेशन में एक गवर्नर जनरल ने भाग लिया था। उक्त गवर्नर जनरल का तथा अधिवेशन स्थल निम्न में से कौन सा था? ए लॉर्ड इरविन, कराची 1931, बी लॉर्ड विलिंगडन, बम्बई 1915, सी लॉर्ड डफरिन, बम्बई 1885 या फिर डी लॉर्ड हार्डिंग, लखनऊ 1916। चलिए,
इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, लॉर्ड विलिंगटन जब बम्बई का गवर्नर था तब इसके द्वारा कांग्रेस के एक अधिवेशन में भाग लिया गया था और यह अधिवेशन नंबर था कांग्रेस का 31वां और इसको आयोजित किया गया था बम्बई में 1915 में। ठीक है, आगे चल कर के वर्ष 1931 से 36 तक लॉर्ड विलिंगटन जो है वह भारत का वायसराय भी था। ठीक है, गवर्नर जनरल और वायसराय बन गया था। ध्यान देने वाली बात यह है कि जब इसने कांग्रेस के 31वें अधिवेशन में भाग लिया था तब यह बम्बई प्रांत का गवर्नर था, न कि पूरे संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल। संपूर्ण भारत का गवर्नर जनरल यह आगे चल करके वर्ष 1931 में बनता है और 36 तक इसका कार्यकाल था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है। एक तरफ मुस्लिम स्कूल्स दिए हुए हैं और दूसरी तरफ इनको स्थापना करने वाले लोगों के नाम दिए हुए हैं। ठीक है, ए दार उल उलूम मौलाना हुसैन अहमद, बी अहल ए हदीस मौलाना सईद नाजीर हुसैन, सी मुहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी मौलाना शिबली नोमानी, या डी अहल ए कुरान मौलाना अब्दुल्ला चक्रावली। बताइए कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। देखिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, मुहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना सर सैयद अहमद खां जी के द्वारा की गई थी और यह समय था वर्ष 1886 का। कहाँ पर इसकी स्थापना की गई थी? तो इसकी स्थापना की गई थी अलीगढ़ में। ठीक है, सर सैयद अहमद खान जी के द्वारा 1876 में मुहम्मदन एजुकेशनल सोसाइटी की स्थापना अलीगढ़ में की गई थी। ठीक है, बाकी अन्य सभी कथन सही सुमेलित हैं। दार उल उलूम की स्थापना मौलाना हुसैन अहमद के द्वारा, अहल ए हदीस की स्थापना मौलाना सईद नाजीर हुसैन के द्वारा, अहल ए कुरान की स्थापना मौलाना अब्दुल्ला चक्रावली के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट बात करते हैं, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, गंधर्ववेद सामवेद का उपवेद है। दूसरा, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है। तीसरा, शिल्पवेद अथर्ववेद का उपवेद है। सत्य कथन आपको चुनना है। ऑप्शन है ए 1 और 2, बी 2 और 3, सी 1 और 3, या फिर डी उपरोक्त सभी। चलिए इसके बारे में, वैसे वेदों के बारे में एक अलग से पूरा का पूरा लेक्चर बना हुआ है, आप उसको देख लेंगे तो कभी भी वेदों से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रश्न आपका गलत नहीं होगा। ठीक है, तो एक बार प्लेलिस्ट में जा करके उसको देख कर ढूंढ करके कर लीजिएगा। फिलहाल यहाँ पर जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी, सभी के सभी जो है वह सही सुमेलित है। गंधर्ववेद जो है यह सामवेद का उपवेद है, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है और शिल्पवेद जो है वह अथर्ववेद का उपवेद है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में निम्न कथनों में से कौन सा कथन जो है वह सत्य है। पहला कथन है कि हड़प्पा संस्कृति में कहीं से भी मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। दूसरा, सैंधव समाज मातृ सत्तात्मक था। तीसरा, कुबड़ वाला सांड इस सभ्यता में विशेष पूजनीय था। कूट है आपके पास ए 1 और 3, बी 2 और 3, सी 1, 2 और 3, या फिर डी 1 और 3। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, पहला, दूसरा और तीसरा तीनों ही कथन सही हैं। हड़प्पा सभ्यता में हमको कहीं पर भी मंदिरों के अवशेष नहीं प्राप्त हुए। हालांकि यहाँ पर स्मृति रूप में या फिर मूर्ति रूप में हमको विभिन्न प्रकार की मृण मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं, जिनमें योग करते हुए योगी की मूर्ति है, तो फिर कुबड़ वाले बैल की मूर्ति है, और साथ ही साथ हमको भारी मात्रा में जो है स्त्रियों की मृण मूर्तियाँ, या फिर यूँ कहें कि क्या कहते हैं उसको, देवियों की जो है मिट्टी की मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। ठीक है, और जिनमें सर्वाधिक प्रसिद्ध धरती माता की मूर्ति है, जिसमें एक स्त्री के गर्भ से जो है पेड़ वृक्ष को निकलता हुआ दिखाया जा रहा है। ठीक है, और इसको जो है धरती माता का प्रतीक माना गया है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देख सकते हैं जो सैंधव सभ्यता था वहाँ पर स्त्रियों को काफ़ी उच्च स्थान प्राप्त था, और इस कारण हम लोग मान सकते हैं कि वह जो सैंधव सभ्यता थी वहाँ पर जो है वहाँ का जो समाज था वह मातृ सत्तात्मक था। कुबड़ वाला बैल जो है वह इस सभ्यता के लिए विशेष पूजनीय था, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर हमको इसके प्रतीक और चिन्ह जो है वे देखने को मिले हैं,
और सबसे अंत में यहाँ से किसी भी प्रकार के मंदिर के अवशेष प्राप्त नहीं हुए हैं। वैसे प्रीलिम्स प्रैक्टिस सीरीज को अगर आप फॉलो किए होंगे मेरे कहे अनुसार, तो आपको यहाँ पर कभी भी कन्फ्यूजन आ ही नहीं सकती है। ठीक है, नेक्स्ट, अंगुत्तर निकाय में वर्णित महाजनपदों में से केवल 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के थे। वे 2 महाजनपद थे, ए वज्जी एवं मल्ल, बी अंग एवं मगध, सी मत्स्य एवं सूरसेन, या फिर डी गांधार एवं कंबोज। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अंगुत्तर निकाय में 2 गणतंत्रात्मक स्वरूप के राज्यों का वर्णन किया गया था, जिनके नाम है वज्जी एवं मल्ल। ठीक है, कुल मिलाकर के जो महाजनपद काल थे या फिर जो बौद्ध ग्रंथ थे, अंगुत्तर निकाय और महावस्तु, और इसके अलावा एक जैन ग्रंथ था जिसका नाम है ग्रंथ नहीं, ठीक है, जैन ग्रंथ था जिसका नाम है भगवती सूत्र। ठीक है, भगवती सूत्र। बौद्ध ग्रंथ अंगुत्तर निकाय और महावस्तु और जैन ग्रंथ भगवती सूत्र में 16 महाजनपदों के बारे में वर्णन किया गया है। ठीक है, इन 16 महाजनपदों में से जो है 2 महाजनपद ऐसे थे जहां पर जो है गणतंत्रात्मक शासन था, और उन 2 महाजनपदों के नाम है वज्जी एवं मल्ल। ठीक है, और बाकी सभी जो शेष 14 राज्य थे वहाँ पर राजतंत्रात्मक, यहाँ पर या फिर यूँ कह लें कि जो राजा था वह जो है वंशवाद आधारित था, या फिर राजा का निरंकुश शासन हुआ करता था। ठीक है, राजा जो है राजा का बेटा ही वहाँ पर राजा बनता था, जो शेष 14 राज्य थे, जबकि वज्जी एवं मल्ल में जो है राजा का चुनाव होता था। ठीक है, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन एक जैन धर्म के संस्थापक, प्रवर्तक एवं पहले तीर्थंकर के रूप में जाने जाते हैं? ए पार्श्वनाथ, बी ऋषभदेव, सी महावीर स्वामी, या फिर डी पद्म प्रभु। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, जैन धर्म के पहले तीर्थंकर, इसके संस्थापक और इसके प्रवर्तक जो है वह ऋषभदेव थे। ठीक है, इनकी मृत्यु कैलाश पर्वत पर हुई थी, ध्यान रखिएगा आप लोग। महावीर स्वामी कौन से तीर्थंकर थे? नेक्स्ट, एक तरफ जो है नाटक दिया हुआ है और दूसरे तरफ उनके रचयिताओं या फिर उनको लिखने वालों के नाम दिए गए हैं, और आपको बताना है कि कौन सा जो है वह सही सुमेलित नहीं है। ऑप्शन है ए मालविकाग्निमित्रम, कालिदास, बी चारुदत्तम, कामंदक, सी देवी चंद्रगुप्तम, विशाखदत्त, या फिर डी स्वप्न वासवदत्तम भास। चलिए, जल्दी कीजिए। इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, चारुदत्त को भी भास ने लिखा था, न कि कामंदक ने। ठीक है, बाकी सभी जो है वह सही सुमेलित हैं। मालविकाग्निमित्रम को कालिदास जी के द्वारा लिखा गया था, देवी चंद्रगुप्तम को विशाखदत्त जी के द्वारा लिखा गया, और स्वप्न वासवदत्तम और चारुदत्तम दोनों को जो है भास ने लिखा था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि सम्राट अशोक ने निम्नलिखित अभिलेखों में से किस एक में स्वयं को मगध का सम्राट बताया है? ए रुमंदेई, बी भाब्रू स्तंभ, डी सी मास्की, या फिर डी क्वीन स्तंभ। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, भाब्रू या फिर बैराट, भाब्रू या फिर बैराट स्तंभलेख में अशोक ने स्वयं को मगध का सम्राट कहा है। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। चलिए, यहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस मध्यकालीन कवि को पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई है? ए अलबरूनी, बी फिरदौसी, सी मिन्हास उस सिराज, या फिर डी अमीर खुसरो। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, फिर मध्यकालीन कवि फिरदौसी को जो है पूर्व के होमर की उपाधि प्रदान की गई। ठीक है, इसी फिरदौसी के एक रचना शाहनामा में, ठीक है, शाहनामा के एक कैरेक्टर, ठीक है, या फिर एक चरित्र का नाम है जिसका नाम है अफरासियाब। ठीक है, मैं लिख देता हूँ, अफरासियाब। ठीक है, अफरासियाब का ही वंशज बताया गया था स्वयं को बलबन के द्वारा। ठीक है, और इसने अपने आप को इस आधार पर कुलीन वर्ग का बताया था, और यह कुलीनता का जो है वह सर्वाधिक समर्थक था। ठीक है,
तो देखिए किस प्रकार से चीज़ें जो है वह एक दूसरे से रिलेट करती हैं। नेक्स्ट बात करते हैं। वैसे आप लोगों के पास अगर PDF रहता पहले से तो यह चीज़ें आप लोगों के लिए ज़्यादा आसान हो जाती, क्योंकि वहाँ से आप एक बार प्रश्नों को कर चुके रहते हैं। बाकी जैसी आपकी इच्छा। फिलहाल यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित भारत का प्रथम बैंक निम्नलिखित में से कौन सा था? ए. पंजाब नेशनल बैंक, बी. अवध कमर्शियल बैंक, सी. इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, डी. बैंक ऑफ हिंदुस्तान। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। बैंक ऑफ हिंदुस्तान जो है यह भारत का प्रथम यूरोपीय बैंकिंग पद्धति पर आधारित पहला बैंक था। ठीक है, यूरोपीय बैंक पद्धति पर आधारित का मतलब है कि इसके द्वारा जमाओं को स्वीकार किया जाता था, उन पर कुछ हद तक इंटरेस्ट दिया जाता था और साथ ही साथ उन पैसों को कहीं ना कहीं इन्वेस्ट भी कर दिया जाता था। आदि चीज़ें जैसे वर्तमान बैंकिंग प्रणाली है उस आधार पर जो है इस बैंक के द्वारा किया जाता था। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। सूचियाँ दी हुई हैं, एक तरफ मौर्य युगीन प्रांत है और दूसरी तरफ उनकी राजधानियाँ हैं और नीचे कूट से आपको सुमेलित करना है। तो सबसे पहले पूछा गया है ए. अवंती राष्ट्र तोसली, बी. प्रासी पाटलिपुत्र, सी. दक्षिणापथ सुवर्णगिरी या फिर डी. कलिंग प्रांत उज्जैनी। प्रासी को ही प्राची या पूर्वी देश भी कहा जाता है, तो ध्यान रखिएगा आप लोग। चलिए, कूट है इसका ए. 1342, बी. 3412, सी. 4213, डी. 4231। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, फिलहाल यहाँ पर हम लोग मैच करा करके देख लेते हैं। सबसे पहले अवंती राष्ट्र की जो राजधानी थी वह थी उज्जैनी। ठीक है, और दूसरे नंबर पर प्रासी की जो राजधानी थी वह थी, बताइए क्या? पाटलिपुत्र। दक्षिणापथ की जो राजधानी थी वह थी सुवर्णगिरी और कलिंग प्रांत की जो राजधानी थी वह थी तोसली। ठीक है, कलिंग प्रांत की जो राजधानी थी वह थी तोसली। मौर्ययुगीन प्रांत में एक और महत्वपूर्ण प्रांत था जिसका नाम है उत्तरापथ। ठीक है, उत्तरापथ, और इस उत्तरापथ की जो राजधानी थी वह थी तक्षशिला। ध्यान रखिएगा, उत्तरापथ की राजधानी तक्षशिला थी, दक्षिणापथ की राजधानी सुवर्णगिरी थी, प्रासी या प्राची या पूर्वी देश की राजधानी पाटलिपुत्र थी, अवंती की राजधानी उज्जैनी थी और कलिंग प्रांत की जो राजधानी थी वह थी तोसली। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। पहला, स्वराज पार्टी की स्थापना सन 1923 में मोतीलाल नेहरू और CR दास द्वारा की गई थी। दूसरा, चित्तरंजन दास देशबंधु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आपको बताना है कि उपरोक्त में से कौन सा कथन सही है। ए. केवल एक, बी. केवल दो, सी. एक और दो दोनों, या फिर डी. न तो एक न ही दो। इन दोनों कथनों के बारे में विस्तार पूर्वक आपसे चर्चा की गई है। फिलहाल जो इसका सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर सी, दो के दोनों ही कथन जो है वह सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं सीधे अगले प्रश्न के बारे में, चूँकि उनके बारे में हमारी बहुत डिटेल से बात हो चुकी है। यहाँ पर युग्म दिए हुए हैं, एक तरफ गवर्नर जनरल है और दूसरी तरफ जो है इनसे संबंधित घटनाएं हैं, और आपसे पूछा जा रहा है कि कौन सा युग्म जो है वह सही सुमेलित है। तो चलिए देख लेते हैं। ए. लॉर्ड रीडिंग, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना, बी. लॉर्ड विलिंगटन, लाहौर षड्यंत्र केस, सी. लॉर्ड चेम्सफोर्ड, रविंद्रनाथ टैगोर को नोबेल पुरस्कार, या फिर डी. लॉर्ड लेंसडाउन, इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। वर्ष 1920 में ताशकंद में MN राय के द्वारा जो है भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना की गई थी, और उस समय जो भारत के गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड रीडिंग। बाकी अन्य सभी के बारे में बात करें तो लाहौर षड्यंत्र कांड के समय जो भारत के गवर्नर थे वे थे लॉर्ड इरविन, और रविंद्रनाथ टैगोर को जब नोबेल पुरस्कार मिला तो उस समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे वे थे लॉर्ड हार्डिंग द्वितीय। ठीक है, हार्डिंग द्वितीय। और सबसे अंत में इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के समय जो गवर्नर जनरल थे उनका नाम है
लॉर्ड डफरिन, ठीक है, लॉर्ड में नहीं लिख रहा हूँ, लॉर्ड डफरिन जो है वह इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना के समय भारत के गवर्नर जनरल थे। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित सामाजिक सुधार अधिनियमों में से कौन सा एक बाल विवाह से संबंधित नहीं है। ए ब्रह्म मैरिज एक्ट, बी सिविल मैरिज एक्ट, सी शारदा अधिनियम, या फिर डी सम्मति आयु अधिनियम। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। ब्रह्म मैरिज एक्ट देखिए यह बाल विवाह से संबंधित नहीं था, ठीक है। ब्रह्म मैरिज एक्ट संबंधित था अंतर जातीय विवाहों से, ध्यान रखिएगा अंतर धार्मिक नहीं, अंतर जाति की बात मैं कर रहा हूँ, ठीक है, अंतर जातीय विवाहों से संबंधित था, और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाह से भी यह ब्रह्म मैरिज एक्ट संबंधित था, ठीक है। और इसको लाया गया था ब्रह्म मैरिज एक्ट को वर्ष 1872 में लॉर्ड नॉर्थब्रुक के द्वारा, ठीक है, लॉर्ड नॉर्थब्रुक के सहयोग से इस विधवा ब्रह्म मैरिज एक्ट को लाया गया था वर्ष 1872 में। ब्रह्म मैरिज एक्ट के अंतर्गत अंतर्जातीय विवाहों को और साथ ही साथ विधवा पुनर्विवाहों को मान्यता प्रदान की गई थी, या यूँ कह दीजिए कि इनको समर्थन दिया गया था। बात करते हैं थोड़ा थोड़ा इन सब के बारे में, सिविल मैरिज एक्ट, शारदा अधिनियम और एज ऑफ कंसेंट यानी कि सम्मति आयु अधिनियम के बारे में। तो शुरुआत से शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं सिविल मैरिज एक्ट के बारे में। तो सिविल मैरिज एक्ट को ब्रह्म मैरिज एक्ट के समय ही पारित किया गया था, यानी कि वर्ष 1872 में। इसके अंतर्गत लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी वह 14 वर्ष निर्धारित की गई थी, और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र जो है वह 18 वर्ष निर्धारित की गई थी। फिर बात करते हैं, आगे चलते हैं और बात करते हैं हम लोग इसके बाद के अधिनियम यानी कि एज ऑफ कंसेंट के बारे में, ठीक है। एज ऑफ कंसेंट को जो है पारित किया गया था वर्ष 1892 में, ठीक है। कब? 92 नहीं, सॉरी, वर्ष 1891 में एज ऑफ कंसेंट या फिर सम्मति आयु अधिनियम को पारित किया गया था, ठीक है। इस एज ऑफ कंसेंट अधिनियम का गंगाधर तिलक जी के द्वारा विरोध किया गया था, और इस अधिनियम में लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी उसको 14 से घटा करके 12 वर्ष कर दिया गया था, ठीक है। इसका गंगाधर जी ने विरोध भी किया था, गंगाधर तिलक ने एज ऑफ कंसेंट अधिनियम का विरोध भी किया था। और सबसे अंत में बात करें अगर शारदा अधिनियम की, तो इसको जो है बाल विवाह निरोधक अधिनियम के नाम से भी जाना जाता है। इसको वर्ष 1929 में पारित किया गया था। आगे चल करके 1978 में इस अधिनियम में संशोधन भी किया गया था, ठीक है। और 1929 के इस मूल अधिनियम में लड़कियों के विवाह की उम्र 14 वर्ष कर दी गई थी न्यूनतम, और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु जो है वह 18 वर्ष कर दी गई थी। लेकिन आगे चल करके जब आज़ादी के बाद वर्ष 1978 में बाल विवाह निरोधक अधिनियम 1929 में संशोधन किया गया वर्ष 1978 में, और इसको बाल विवाह निरोधक अधिनियम वर्ष 1978 कहा गया। उसमें लड़कियों के विवाह की जो न्यूनतम उम्र थी वह 18 वर्ष, और लड़कों के विवाह की न्यूनतम उम्र को जो है 21 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक असत्य है। ए देवबंद आंदोलन एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था, बी देवबंद आंदोलन का समर्थन सर सैयद अहमद खान ने अपनी पत्रिका तहजीब उल अखलाक द्वारा किया, सी देवबंद स्कूल में अंग्रेजी शिक्षा एवं पाश्चात्य संस्कृति पर पूर्ण प्रतिबंध था। आपको बताना है कि उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ये नहीं बताना है, और डी है उपर्युक्त सभी कथन सत्य हैं। आपको टोटल बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो कथन है वह असत्य दिया हुआ है। चलिए इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। सर सैयद अहमद खान के द्वारा इस आंदोलन का समर्थन नहीं बल्कि विरोध किया गया था, ठीक है। देवबंद आंदोलन देखिए यह एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। 1867 में इसकी शुरुआत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में एक देवबंद स्कूल या फिर देवबंद मस्जिद की स्थापना के साथ शुरू की गई थी, ठीक है। इस देवबंद के द्वारा जो है कांग्रेस का समर्थन किया गया था, और साथ ही साथ देवबंदियों के द्वारा जो है अलीगढ़ यानी कि सर सैयद अहमद खान के द्वारा चलाए जा रहे आंदोलन का विरोध किया गया था। अलीगढ़ आंदोलन का विरोध किया गया था देवबंद आंदोलन के द्वारा,
ठीक है। इस देवबंद आंदोलन की स्थापना या देवबंद की स्थापना की गई थी मोहम्मद कासिम ननौतनी के द्वारा, और साथ ही साथ एक अन्य व्यक्ति था, उनका नाम था रशीद अहमद गंगोही। ठीक है, रशीद अहमद गंगोही और मोहम्मद कासिम ननौतनी के द्वारा मिलकर के देवबंद आंदोलन की शुरुआत की गई थी, जो कि एक अंग्रेज विरोधी आंदोलन था। और इस देवबंद के द्वारा जो है अलीगढ़ आंदोलन का भी विरोध किया गया था, और साथ ही साथ कांग्रेस का इसके द्वारा समर्थन किया गया था। इसकी स्थापना 1867 में उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में की गई थी। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि किस सैंधव नगर से एक भी स्त्री की मृण मूर्तिका नहीं मिली है, जबकि यह सिंधु सभ्यता की अन्यतम विशेषताओं में एक मानी जाती है। ए मोहनजोदड़ो, बी लोथल, सी हड़प्पा या फिर डी कालीबंगा। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कालीबंगा से जो है एक भी स्त्री की मिट्टी की मूर्ति प्राप्त नहीं हुई है, ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि 18वीं शताब्दी में अधिकांश यूरोपीय देशों में भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो प्रतिबंध या भारी शुल्क लगा दिए गए थे। निम्नांकित में से कौन सा देश इसमें अपवाद था, यानी कि उसके द्वारा जो है भारतीय वस्त्रों के आयात पर प्रतिबंध न लगाया गया, न भारी शुल्क आरोपित किए गए। ए नीदरलैंड, बी इंग्लैंड, सी डेनमार्क या फिर डी फ्रांस। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए नीदरलैंड या फिर हॉलैंड के द्वारा जो है भारतीय वस्त्रों के आयात पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध 18वीं शताब्दी के आसपास नहीं लगाया गया था, और साथ ही साथ जो है किसी भी प्रकार का जो है शुल्क भी इस पर नहीं बढ़ाया गया था। बाकी अन्य सभी जो है यूरोपीय प्रांतों के द्वारा या फिर यूरोपीय देशों के द्वारा भारतीय वस्त्रों के आयात पर या तो भारी मात्रा में शुल्क लगा दिए गए थे, और या फिर उनके आयात पर ही प्रतिबंध लगा दिया गया था। ऐसा इसलिए क्योंकि जो भारतीय कपड़े थे उनकी गुणवत्ता काफ़ी उच्च थी, और वह मार्केट में बहुत ज़्यादा डिमांडेड भी थे। ठीक है, लग्जरी गुड्स में गिने जाते थे, लेकिन धीरे धीरे जो है अंग्रेज़ों ने इसे बर्बाद ही कर दिया। नेक्स्ट, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा विजयनगर साम्राज्य के संदर्भ में असत्य है। ए विजयनगर काल में वेश्वग प्रथा प्रचलित थी, बी पर्दा प्रथा का प्रचलन नहीं था, सी इस काल में विशाल संख्या में स्त्रियों को विभिन्न राजकीय पदों पर नियुक्त किया जाता गया, या फिर डी उपरोक्त सभी कथन सत्य हैं। चल, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, सभी के सभी कथन जो है वह सत्य हैं। विजयनगर काल में वेश्वग प्रथा प्रचलित थी। वेश्वग प्रथा होती क्या थी, तो जो गुलाम होते थे उनकी खरीद पर, ठीक है, मनुष्यों के क्रय विक्रय को बोला जाता था, या खरीद फरोख्त को बोला जाता था वेश और वग। ठीक है, तो यह सामान्यतः गुलामों के संदर्भ में ही तो होता था। तो गुलाम प्रथा या दास प्रथा विजयनगर काल में भी प्रचलित थी, इससे आप लोग यह जानते रहिए। पर्दा प्रथा का प्रचलन और हालांकि नहीं था विजयनगर साम्राज्य में, और वहाँ पर जो है स्त्रियों को राजकीय पदों पर भी नियुक्त किया जाता था, लेकिन वहाँ पर सती प्रथा भी विद्यमान थी, ध्यान रखना है आपको। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहाँ पूछा जा रहा है कि निम्न कथनों पर विचार करें। पहला, भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख 510 ईस्वी के एरड़ अभिलेख में मिलता है। दूसरा, सर्वप्रथम 15वीं शताब्दी में कश्मीर के शासक सिकंदर ने सती प्रथा को बंद करवाया था। और तीसरा, पुर्तगाली वायसराय अलबुकर्क ने 1510 ईस्वी में गोवा में इस प्रथा को बंद करवाया था। उपरोक्त में से कौन सा कथन जो है वह सही है। ऑप्शन है ए 2 और 3, बी 1 और 3, सी केवल 1, या फिर डी 1, 2 और 3। देखिए, सती प्रथा के संदर्भ में ये तीन के तीनों ही कथन जो है वह सही है। भारत में सती प्रथा का प्रथम उल्लेख जो है वह 510 ईस्वी में हमको एरड़ अभिलेख में देखने को मिलता है। और इसके अलावा जो है सती प्रथा को हमने ऊपर बात की थी कि कश्मीर के शासक सिकंदर के द्वारा
सती प्रथा पर प्रतिबंध लगाया गया था, जिस पर भी बाद में उसके पुत्र के द्वारा जिस प्रतिबंध को बाद में हटा भी दिया गया था। वहीं सबसे अंत में जो पुर्तगाली वायसराय थे अल्बुकर्क, उन्होंने 1510 ईस्वी में गोवा में इस सती प्रथा को जबरन बंद करवा दिया था। ठीक है, चलिए बात करते हैं अगले प्रश्न के बारे में, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से कौन सा कथन ईश्वर चंद्र विद्यासागर के संदर्भ में असत्य है। ए, उन्होंने बांग्ला वर्णमाला लिखी। बी, वे संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण जाति के एकाधिकार के विरोधी थे। सी, उन्होंने संस्कृत कॉलेज में पाश्चात्य चिंतन का अध्ययन प्रारंभ किया। और सबसे अंत में डी, परमहंस मंडली के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। चलिए देखिए, ईश्वरचंद्र विद्यासागर की मृत्यु 1891 में ही हो गई थी। ठीक है, और परमहंस मंडली जो है यह बनी थी 1849-50 में। ठीक है, तो संबंध किसी प्रकार का है ही नहीं। फिलहाल इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, यह ईश्वरचंद्र विद्यासागर के संदर्भ में बिल्कुल असत्य है। 1849-50 में आत्माराम पांडुरंग, बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग। ठीक है, देखिए 1849-50 ईस्वी के आसपास जो है 49-50, ठीक है, 1849-50 ईस्वी के आसपास आत्माराम पांडुरंग ने बालकृष्ण जयकर और दादोबा पांडुरंग के सहयोग से बम्बई में जो है या फिर बॉम्बे में परमहंस मंडली की स्थापना की थी। ठीक है, ईश्वरचंद्र विद्यासागर से इसका कोई भी संबंध नहीं था। ईश्वरचंद्र विद्यासागर जो है वह विद्वान व्यक्ति थे। इनके द्वारा संस्कृत के अध्ययन पर ब्राह्मण एकाधिकार का विरोध किया गया था, ध्यान दीजिएगा आप लोग। ठीक है, चलिए, और इन्होंने संस्कृत में वर्णमाला भी लिखी थी। नेक्स्ट, गुबार एक खातिर के लेखक है। ए, मिर्जा गालिब। बी, अल्ताफ़ हुसैन हाली। सी, शिवली नोमानी या फिर डी, अबुल कलाम आज़ाद। गुबार एक खातिर के लेखक बताइए कौन है। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जो है उनके द्वारा लिखा गया था गुबार एक खातिर। नेक्स्ट बात करते हैं, निम्न में से किस आयोग के द्वारा भारत में प्रथम बार महिला शिक्षा को प्रोत्साहन दिया गया। ए, वुड डिस्पैच। बी, हंटर आयोग। सी, हार्टोग समिति या फिर डी, राधा कृष्ण आयोग। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, 1854 के वुड डिस्पैच के द्वारा ही महिला शिक्षा को भी प्रोत्साहित किया गया था। ठीक है, इसी को भारत में शिक्षा का मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और भारत में पहली बार वुड डिस्पैच के माध्यम से ही महिला शिक्षा को प्रोत्साहित किया गया था। नेक्स्ट आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की, जहां पूछा जा रहा है कि निम्न में से किस घटना का संबंध भगत सिंह से नहीं है। ए, करजन वायली की हत्या। बी, केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका। सी, पंजाब नौजवान भारत सभा या फिर डी, वे हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे, HSRA। चलिए, इसका जो सही आंसर है वह है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, करजन वायली की जो है लंदन में हत्या की गई थी। कहाँ पर? लंदन में। कब की गई थी? तो 1 जुलाई 1909 में। किसके द्वारा की गई थी? तो यह हत्या की गई थी मदन लाल धींगरा के द्वारा। ठीक है, मदन लाल धींगरा के द्वारा करजन वायली की लंदन में जुलाई 1909 में हत्या कर दी गई थी, इंडिया ऑफिस के बाहर। ठीक है, फिलहाल जो करजन वायली थे वह इंडिया ऑफिस के राजनीतिक सलाहकार भी थे। ठीक है, इनकी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी मदन लाल ढींगरा के द्वारा 1 जुलाई 1909 में। बाकी अन्य जो सभी कथन है वह भगत सिंह से संबंधित है। इनके द्वारा केंद्रीय विधानसभा में बम फेंका गया था। पंजाब नौजवान भारत सभा की स्थापना की गई थी और ये हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन के सदस्य भी थे। नेक्स्ट बात करते हैं, जहां पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किस एक ब्रिटिश अफसर ने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया। ए, कार्नवालिस। बी, जेम्स ग्रांट। सी, विलियम पिट या फिर डी, फिलिप फ्रांसिस। चलिए,
जेम्स ग्रांट जो कि एक ब्रिटिश अधिकारी था, उसने बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व संबंधी अधिकारों का विरोध किया था। स्वामित्व संबंधी यानी कि जो ज़मीनों का स्वामित्व था वह जमींदारों को प्रदान कर दिया जाता था और उनसे एक निश्चित मात्रा में लगान वसूला जाता था, और अगर वह निश्चित तिथि के अंदर लगान दे देते थे तो वह ज़मीन उनकी ज़मींदारी जो है वह पूर्ववर्त बनी रहती थी। यदि नहीं दे पाते थे तो एक सूरज अस्त का सिद्धांत लागू था, यानी कि जैसे कि आज उनको अपना लगान देना है, ठीक है, तो आज सूर्य के डूबने से पहले उनको अपना लगान चुकाना होगा, अन्यथा अगले दिन जो है उनके जमींदारी की नीलामी कर दी जाती थी। इससे भी बंगाल के किसान परेशान थे, हालांकि उनके द्वारा वसूली बहुत भारी मात्रा में की गई थी, ठीक है। तो इसका विरोध जो है वह ब्रिटिश अधिकारी जेम्स ग्रांट के द्वारा किया गया था, ठीक है, बंगाल में जमींदारी के स्वामित्व का, ठीक है, न कि उस सूरज अस्त होने वाले सिद्धांत का, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं, या आप लोगों के लिए प्रश्न है, इसके बाद थोड़ा भी कहीं जाना है तो शाम को या दूसरे लेक्चर में हम आगे के बचे हुए प्रश्नों को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर बताइए। कथन है ए, मार्ले मिंटो सुधारों द्वारा मुस्लिमों के लिए पृथक निर्वाचन की व्यवस्था की गई, और कारण आर बताया जा रहा है कि इस सुधार का प्रयोजन एक वर्ग को दूसरे वर्ग के खिलाफ लड़ाना था। आपको बताना है कि कौन सा कथन जो है वह सही है। पहला है ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। बी, ए और आर दोनों सही हैं तथा आर कथन ए की सही व्याख्या नहीं करता है। सी, ए सही परंतु आर गलत है, और डी, ए गलत परंतु आर सही है। चलिए, इस संदर्भ में आप लोग बहुत अच्छे से परिचित हैं। इसके जो है दो के दोनों ही कथन सही हैं। मार्ले मिंटो सुधारों के माध्यम से मुसलमानों को पृथक निर्वाचन का अधिकार दे दिया गया था, और इस आधार पर आगे चल करके धीरे धीरे पाकिस्तान जो है वह बन गया, पाकिस्तान की नींव रख दी गई थी इन्हीं सुधारों के परिणाम स्वरूप, ठीक है। तो फिलहाल जो है इस लेक्चर में इतना ही है। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा। बात करते हैं हम लोग कुछ देर में ही लेक्चर नंबर 2 की, ठीक है। चलिए, धन्यवाद।